हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके। क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बहुत ही बेसिक पॉइंट्स बात करे थे, डिस्कस करा था उसके बारे में। तो आज हम इसे डिटेल में जानेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, हमें कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए जो हमें फ्यूचर में एक अच्छी हेल्थ के साथ एक अच्छी वेल्थ भी दे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे बारे में तो हम इसी के बारे में बात करते हैं, क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ नहीं, बस आपके फ्यूचर में होने वाली कुछ इमरजेंसीज या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें जिन्हें की वजह से आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, उनसे बचने के लिए हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हम आपकी सारी डिटेल्स देखते हैं कि आपने पास में कैसे आपने इसे मैनेज करा हुआ है और आगे आपके कब तक आप इसे मैनेज कर पाएंगे या नहीं, इसमें कितना रिस्क है, कितना बेनिफिट आपको मिलता है फ्यूचर में। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कंटीजेंसी प्लानिंग के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि आपको कुछ 6 महीने से 12 महीने तक अपनी इमरजेंसी का पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए। तो कंटीजेंसी प्लानिंग हमें इसी बारे में बताता है कि हमें आगे आने वाले कुछ इमरजेंसीज, जैसे कि कोविड-19 के बारे में मैंने बात करी थी, तो ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े हमें, जिसके लिए हमें अपने सेविंग्स अकाउंट में 6 महीने से, वैसे तो फाइनेंशियल प्लानिंग में 6 महीने का डायरेक्ट बताया गया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 6 महीने से 12 महीने तक आपके मंथली एक्सपेंस, जो आपका ज़रूरी खर्चा है, उतना पैसा आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखें। तो ये होती है कंटीजेंसी प्लानिंग। तो अगला हम बात करते हैं इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में। तो मान लीजिए आपके ना होने पे आपकी फैमिली के ऊपर कितना लायबिलिटीज़ है आपके ऊपर, जो आपकी फैमिली पे ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसे देखते हुए हमें लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए या इंश्योरेंस प्लान लेने चाहिए, या वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो, लाइफ इंश्योरेंस प्लान हो, या फिर होम कवर प्लान। तो ये कितना लेना चाहिए हमें, क्या इसकी कोई लिमिट है? तो फाइनेंशियल प्लानिंग में बताया गया है कि आपकी एनुअल ग्रॉस इनकम के हिसाब से आपको 10 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में। कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेके, तो आप उसे प्लीज़ देखिए। उसमें मैंने बताया है कि हमें कितना इन्वेस्ट और कितना सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि आगे आने वाली जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके हिसाब से हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए ये आपके ऊपर है। इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे अलग अलग रिस्क कैटेगरीज होती हैं, मैं बहुत जल्दी उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में बताया है आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग में कितना रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए और सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं टैक्स प्लानिंग के बारे में। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? देखिए, आपकी जो भी इनकम होती है उस पर एक टैक्स लगता है। तो आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी कर रखे होते हैं साथ में ही, तो इनके हिसाब से आपके अलग अलग टैक्स स्लैब्स होते हैं। टैक्स बचाने के लिए, मतलब आपको सरकार, गवर्नमेंट आपको टैक्स रिबेट देती है, टैक्स बेनिफिट्स देती है। तो इसके हिसाब से एक प्लानिंग होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में इसमें बताया गया है कि आप कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करें जिससे कि आपका टैक्स सेव हो सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स और बॉन्ड होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स में रिबेट मिलता है। तो इसमें बताया गया है कि टैक्स में आपको टैक्स कैसे प्लान करना चाहिए, मतलब आपकी इनकम और एसेट एलोकेशन कैसे प्लान होना चाहिए कि आपको टैक्स में भी रिबेट मिल सके। इसके बाद हम बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। सबसे ज़रूरी पार्ट एक तरह से देखा जाए तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है, क्योंकि एक समय बाद ना आपकी कोई इनकम होती है
और ना ही आपके पास कोई अलग से एसेट आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम बंद हो चुकी होती है तब तक, और आपके पास पैसा आने का ज़रिए बहुत कम हो जाते हैं। तो इसमें आप कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, इसके बारे में बात करी है। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में जानने के लिए हमें क्लाइंट से उनका डिटेल चाहिए होते हैं, जैसे कि उनको कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब उनका मंथली एक्सपेंस कितना होगा रिटायरमेंट के बाद जो उनके काम आएगा। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अभी से ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे कि APY अटल पेंशन योजना, अगर हमने आज से ही इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है तो एक समय बाद हमें पर मंथ कुछ पैसा मिलेगा जो कि हमें रिटायरमेंट के समय पे काम आ सकता है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको इनमें से बेनिफिट मिलेगा, किस हिसाब से करना चाहिए ये बताया गया है फाइनेंशियल प्लानिंग में। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि सबकी इनकम एक जैसी नहीं होती है और सबका इन्वेस्टमेंट भी एक जैसा नहीं होता है। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से ही आपको अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय हमें इन्फ्लेशन का भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एस्टेट प्लानिंग पे। एस्टेट प्लानिंग आप रियल एस्टेट से जोड़ के कतई मत देखिएगा। एस्टेट प्लानिंग होता है जो आज हमारे पास एसेट्स हैं, यानी कि हमारे घर हो गए या फिर हमारे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो आगे कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, यानी कि हमारे बच्चों को या फिर हमारे ग्रैंडसन्स को या ग्रैंड डॉटर्स को, तो ये कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें इसकी भी बारे में जानकारी दी गई है। तो वो किस समय पे हमें एसेट्स जो हैं हमारे वो ट्रांसफ़र करना चाहिए, तो ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग में ही बताया गया है। तो आप ज़रूर इस हिसाब से चेक करें कि आपकी कितनी नीड होने वाली है फ्यूचर में। इसके हिसाब से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें आज ही से, ताकि आपको आगे आने वाले समय में किसी भी कारणवश आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये थे 6 पैरामीटर्स फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें आते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और एस्टेट प्लानिंग। तो इसके हिसाब से आप जानें कि आपकी कितनी नीड होने वाली है फ्यूचर में, उसके हिसाब से ही आज से ही इन्वेस्ट करें अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के अच्छे फ्यूचर। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। कोई फीडबैक या सजेशन हो तो ज़रूर मेंशन करिएगा। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।